आज हम द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में पढ़ेंगे। हाँ बोल। मैं आना चाहता हूँ, 500 रुपये जमा हो जाए मैं आ जाएगा। मुझे यहाँ चाय पे कहते हैं, कृष्णा कोई नहीं कहते। तू मेरी चिंता मत करना, सोने के टाइम में तेरी बहुत याद आती है। बस 10 लाइन हो गया है, आगे लिखने का 50 पैसे एक्स्ट्रा लगेगा। लिखने का है ना, लिखो। आरटीई प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण में एक बहुत ही अच्छा कदम है। अब जो आरटीई है इसमें 7 चैप्टर हैं। पहला है प्रिलिमिनरी, सेकंड है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तीसरा है ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स, चौथा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स, फिफ्थ है करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सिक्स्थ प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, सेवन्थ मिसलेनियस। और इसमें 1 to 38 सेक्शन हैं। अब जब हम इस एक्ट की बात करते हैं, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये 20 जुलाई 2009 को लोकसभा में ये बिल पास हुआ था और 4 अगस्त 2009 को राज्यसभा में पास किया गया था और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने इस बिल पर साइन किए थे और 27 अगस्त 2009 को नोटिफिकेशन के रूप में ये समाचार पत्रों में आया था। और जो हमारा देश है ये आरटीई को लागू करने वाला 135वां देश है और आरटीई केम इनटू इफेक्ट ऑन अप्रैल 1 2010, लेकिन ये 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। अब जो आरटीई की बात करते हैं तो चैप्टर फर्स्ट पर आते हैं प्रिलिमिनरी। अब इसमें क्या है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की शॉर्ट टाइटल्स की जो आर्टिकल्स आगे हम सेक्शंस में बात करेंगे उनमें जो वर्ड्स हैं उनके क्या क्या मीनिंग्स हैं। ठीक है, अब पहली बात तो ये है कि जब 2009 में ये लागू किया गया था, इट शैल एक्सटेंड द होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इसने क्या कहा था कि ये सभी क्षेत्रों में लागू होगा, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि उस समय वहाँ पर धारा 370 थी। लेकिन अब जो ये धारा 370 है ये जम्मू कश्मीर से हट चुकी है और ये वहाँ पर भी समान रूप से लागू होगा। अब दूसरी बात क्या है, कैपिटेशन फ़ी। अब कैपिटेशन फ़ी मीन्स क्या है, कैपिटेशन फ़ी मीन्स एनी काइंड ऑफ डोनेशन और कंट्रीब्यूशन और पेमेंट अदर दैन दी फ़ी नोटिफाइड बाय द स्कूल, कि जो मतलब फ़ीस के अलावा कोई भी डोनेशन है, दान है या सहयोग है, उसके अलावा कुछ भी होना, ठीक है, उस वही होना वो कैपिटेशन फ़ी है। फिर है चाइल्ड मीन्स। अब सेक्शन 2 में क्या है, 2C में, चाइल्ड मीन्स ए मेल और फीमेल चाइल्ड ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मतलब अब जब हम इस आरटीई में एक्ट में चाइल्ड की बात करेंगे तो उसका मीनिंग होगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे या बच्चा। अब चाइल्ड बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप, अब डिसएडवांटेज ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें मीन्स ए चाइल्ड टू SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब and the socially and educationally backward class as such other group having disadvantage owing to social, culture, economical, geographical, linguistic, gender or such other factor as may be specified by the appropriate government by notification। और जब हम वीकर सेक्शन की बात करते हैं, चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मीन्स a child belonging to such parent or guardian whose annual income is lower than minimum limit specified by the appropriate government by notification। ठीक है,
अब वीकर सेक्शन का मतलब क्या है कि जो एक गवर्नमेंट ने इनकम तय कर रखी है कि इस परिवार की इनकम इतनी होनी चाहिए, ठीक है, लिमिटेशन इनकम की। अब एलिमेंट्री एजुकेशन का मीनिंग क्या है? द एजुकेशन फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 8th क्लास। ये ध्यान रखना है अपने, एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स क्लास फर्स्ट टू 8th क्लास। अब और इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे लोकल अथॉरिटी है वो क्या है, पेरेंट्स हैं, शेड्यूल है, स्कूल है। अब स्कूल मीन्स क्या है? एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल imparting elementary education and involves owned or controlled by appropriate government or a local authority, an aided school, a school belonging to specified category। specified category का मतलब क्या है? केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, सैनिक स्कूल्स है, और any other school having a distinct character specified by the notification, ठीक है। अब स्क्रीनिंग प्रोसीजर, अब इसमें स्क्रीनिंग प्रोसीजर का क्या मतलब है? स्क्रीनिंग प्रोसीजर मींस द मेथड फॉर एडमिशन ऑफ ए चाइल्ड। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे के एडमिशन के लिए कई स्कूलों में पेरेंट्स और बच्चे का इंटरव्यू होता है, ठीक है। स्पेसिफाइड कैटेगरीज, अब मैंने बताया कि स्पेसिफाइड कैटेगरीज का क्या मीनिंग होगा। KVS स्कूल, NVS है, सैनिक स्कूल है, ठीक है। फिर है स्टेट कमीशन State Commission for Protection of Child Rights। The State Commission for Protection of Child Rights constituted under Section 3 of the Constitution for Protection of Child Right Act 2005, ठीक है। ये अब दिखाया गया आपको, ठीक है। स्पेसिफाइड जो कैटेगरीज के स्कूल है, ठीक है, या मैंने 2Q का सेक्शन 2Q में बताया कि स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का क्या मीनिंग है, ठीक है। अब चैप्टर 2 की बात करते हैं हम। अब जो चैप्टर 2 है उसमें क्या है? राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देखो अब हम चैप्टर 2 में क्या है? राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब इसमें क्या कहा गया है? राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब 3(1) में, सेक्शन 3 फर्स्ट में क्या कहा गया है? Every child of age of 6 to 14 years shall have a right to free and compulsory education in a neighborhood school till completion of elementary education। कि 6 से 14 साल का जो बच्चा है उसको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा वो अपने पड़ोस के स्कूल में ग्रहण कर सकता है, ये उसका अधिकार है। सेक्शन 3 के पार्ट 2 में क्या कहा गया है? No child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him from pursuing and completing the elementary education। कि जो बच्चा है, ठीक है, वो किसी भी तरह की will be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him, कि कोई भी ऐसा चार्जेस या उसे वो प्रिवेंट रोकेगा नहीं अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरी करने में, ठीक है। 4 में, सेक्शन 4 में क्या कहा गया? स्पेशल प्रोविज़न फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड टू और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन। ये किसके लिए? कि उन बच्चों के लिए जिसने स्पेशल विशेष प्रावधान है, जिस बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है या अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी नहीं की है। अब क्या कहा गया है? ही और शी शैल बी एडमिटेड इन क्लास एप्रोप्रिएट टू हिज और हर एज। वो अपनी आयु के अनुसार दाखिला ले सकता है और उसे स्पेशल ट्रेनिंग लेने का अधिकार है। अब 5th में, सेक्शन 5 में क्या कहा गया है? राइट ऑफ ट्रांसफ़र टू अदर स्कूल। राइट ऑफ ट्रांसफ़र टू अदर स्कूल। अब क्या गया? वेयर in school there is no provision for completion of elementary education, a child shall have a right to seek transfer to any other school excluding the school specified in sub clauses, ठीक है। कि अगर किसी स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करने का प्रावधान नहीं है तो बच्चा दूसरे स्कूल में दाखिला ले सकता है। या वेयर ए चाइल्ड इज रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर आइदर विद इन ए स्टेट और आउटसाइड फॉर एनी रीज़न। या बच्चा
किसी भी रीजन से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, मूव करता है, फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, कुछ भी रीजन हो, सच चाइल्ड शैल हैव ए राइट टू सीक ट्रांसफ़र टू एनी अदर स्कूल एक्सक्लूडिंग द स्कूल स्पेसिफाइड इन सब क्लॉसेस। तो उसको जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है उसको लेने का वो अधिकार है। एंड फॉर सीकिंग एडमिशन इन सच अदर स्कूल द हेडमास्टर हेड टीचर आर इन चार्ज ऑफ द स्कूल वेयर सच चाइल्ड वाज लास्ट एडमिटेड शैल इमीडिएट इशू द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। कि जो मतलब हेड मास्टर या हेड टीचर है वो बच्चे को तुरंत ही उसका स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराएगा। अब हम चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 में क्या है? ड्यूटीज़ ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स। अब क्या है? ड्यूटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी टू इस्टेब्लिश स्कूल। की जो गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी है स्कूल इस्टेब्लिश करने की। और फिर 7th वन में क्या कहा गया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। मतलब कि जो इसके लिए खर्च है वो केंद्रीय सरकार भी करेगी और राज्य सरकार भी करेगी। जैसा कि आपको पता है कि जो एजुकेशन है वो करंट लिस्ट में है हमारी। फिर 7.6 में क्या कहा गया? द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ए डेवलप, क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? डेवलप ए फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल करिकुलम विद द हेल्प ऑफ एकेडमिक अथॉरिटी स्पेसिफाइड सेक्शन 29। जो एकेडमिक अथॉरिटी है उसकी सहायता से राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम तैयार करेगी। डेवलपमेंट एंड फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स के प्रशिक्षण का विकास के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स तैयार करेगी। प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड रिसोर्सेज टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग इनोवेशंस, रिसर्चेस, प्लानिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स। फिर 8th में क्या है? सेक्शन 8 में ड्यूटीज़ ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। की जो गवर्नमेंट है उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी? प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड। द टर्म कंपल्सरी एजुकेशन मीन्स obligation of the appropriate government to provide free elementary education to every child of age of 6 to 14 years. I have discussed about 6 से 14 साल तक के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाएगी। एंड ensure compulsory admission, attendance and completion of elementary education by every child of the age of 6 to 14 years. फिर है बी में ensure 8th बी में क्या है? ensure availability of a neighborhood school as specified in section 6 की स्कूल की अवेलेबिलिटी कराएगी। फिर डी में क्या है? प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्कूल बिल्डिंग, टीचिंग स्टाफ एंड लर्निंग इक्विपमेंट। की इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराएगी, जैसे बिल्डिंग हो गई, टीचिंग स्टाफ हो गया, लर्निंग इक्विपमेंट हो गए। ठीक है। फिर क्या है? एफ में 8F में इंश्योर एंड मॉनिटर एडमिशन, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड। फिर 8H में क्या है? इंश्योर टाइमली प्रिस्क्राइबिंग ऑफ करिकुलम एंड कोर्सेज ऑफ स्टडी फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर आई में क्या? प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर टीचर्स, कि टीचर्स की ट्रेनिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराएगी। फिर सेक्शन 9 में क्या है? ड्यूटीज़ ऑफ लोकल अथॉरिटी। अब इसमें भी जो ड्यूटीज़ ऑफ लोकल अथॉरिटी हैं वो उनसे थोड़ी सी भिन्न है। उसमें भी यही है कि प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, टीचिंग स्टाफ, लर्निंग। लेकिन इसमें क्या है? मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स, की जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड रखेगी। रिसाइडिंग विद इन इट्स जुरिडिक्शन, अपने जुरिडिक्शन के अंदर। इंश्योर एडमिशन ऑफ माइग्रेंट फैमिली, माइग्रेंट जो फैमिली हैं उनके एडमिशन को इंश्योर करेगी। मॉनिटर फंक्शनिंग ऑफ स्कूल विद इन जुरिडिक्शन। डिसाइड द एकेडमिक कैलेंडर, जो उनका
एकेडमिक कैलेंडर है कि इस वर्ष में क्या क्या गतिविधियाँ की जानी है, उसको भी ये डिसाइड करेगी। फिर 10th में क्या है, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियन की सेक्शन 10 में क्या है कि पेरेंट्स, माता पिता और संरक्षक की क्या भूमिका होगी। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट और गार्डियन टू एडमिट और कोज टू एडमिट हिज और हर चाइल्ड और वार्ड एज द केस में बी टू एन एलिमेंट्री एजुकेशन इन नेबरहुड स्कूल। कि मतलब ये माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। फिर 11 में क्या है, ये थोड़ा ध्यान से इम्पोर्टेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर प्री स्कूल एजुकेशन। 11 में क्या है, प्री स्कूल एजुकेशन। अब इसमें क्या है, विद ए व्यू टू प्रिपेयर चिल्ड्रन अबाउट द एज ऑफ 3 years फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन and to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years। मतलब कि जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं, ठीक है, above the age of 3 years, ठीक है, और जो above 6 साल complete the age of 6 years, जब तक वो अपनी 6 साल की जो आयु है वो पूर्ण नहीं कर लेते, और जो 3 साल से ऊपर हैं, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है मे टेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स, वो उपलब्ध करवाएगी क्या, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, मतलब प्री स्कूल एजुकेशन फॉर सच चिल्ड्रन। इन बच्चों के लिए प्री एजुकेशन उपलब्ध करवाएगी। अब चैप्टर 4 क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्कूल एंड टीचर। अब इसमें स्कूल्स एंड टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। एक्सटेंट ऑफ स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अब सेक्शन 12(1) में क्या कहा गया है, इट मैंडेट्स नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स टू कीप असाइड एटलीस्ट 25% ऑफ देयर एंट्री लेवल सीट्स फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस टू क्रिएट ए मोर इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव स्कूलिंग सिस्टम। मतलब जो डिसएडवांटेज वंचित वर्ग हैं उनके लिए 25% सीटों का प्रावधान स्कूल में किया जाएगा। कौन से, नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स, ठीक है, नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में 25% सीटें डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए रखी जाएंगी, ठीक है। अब और जो ये RT सेक्शन 12(1) इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर पब्लिक फंडिंग एंड प्राइवेट प्रोविजंस इन एजुकेशन, ठीक है। अब आर्टिकल 13, अब आर्टिकल 13 क्या कहता है, नो कैपिटेशन फ़ी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। कि कैपिटेशन फ़ी के बारे में मैंने अभी बताया था कि एनी काइंड ऑफ डोनेशन और अदर चार्जेस, हिडन चार्जेस, ठीक है, इट विल नॉट बी टेकन। अब स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन, नो स्कूल और पर्सन शेल वाइल एडमिटिंग ए चाइल्ड कलेक्ट एनी कैपिटेशन फी एंड सब्जेक्ट द चाइल्ड आर हिज आर हर पेरेंट्स आर गार्डियन टू एनी स्क्रीनिंग प्रोसीजर। की जो पेरेंट्स हैं उन्हें किसी भी तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। अब 13(2) क्या कहता है, एनी स्कूल और पर्सन इफ़ इट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सब सेक्शन फर्स्ट। वो कहता है कि जो 13 में दिया गया कि 13(1) का अगर कोई उल्लंघन करता है, कॉन्ट्रावेंशन, वायलेशन करता है, तो रिसीव्स कैपिटेशन फ़ी, अगर वो कैपिटेशन फ़ी रिसीव करता है, शैल बी पुनिशेबल विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10 times द कैपिटेशन फ़ी चार्ज। उसने जितनी भी कैपिटेशन फ़ी चार्ज की है उससे 10 गुना ज़्यादा उससे वसूला जाएगा। यह सब्जेक्ट्स ए चाइल्ड टू स्क्रीनिंग प्रोसीजर शैल बी पुनिशेबल विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन। अगर उसने स्क्रीनिंग प्रोसीजर करवाया है किसी भी स्कूल ने तो उसके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, और अगर दोबारा वो करता है फॉर द फर्स्ट एंड 50,000 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन, और जितनी बार फिर वो स्क्रीनिंग करवाएगा 50,000 रुपये के हिसाब से उसके ऊपर जो फाइन है वो लगाया जाएगा, ठीक है। अब
प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन। अब सेक्शन 14 क्या कहता है कि द एज ऑफ ए चाइल्ड शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड, कि उसके जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ या पंचायत द्वारा 1886 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसमें लिखा हुआ है स्क्रीन पे, वो उसे उसके आधार पर उसका जो एज ऑफ प्रूफ माना जाएगा। बट नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड एडमिशन इन स्कूल फॉर लैक ऑफ एज ऑफ प्रूफ। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास एडमिशन के लिए एज प्रूफ नहीं होता तो उसे भी नहीं रोका जा सकता। अगला है सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहते हैं? नो डिनायल ऑफ एडमिशन। ए चाइल्ड शैल बी एडमिटेड इन ए स्कूल एट द कमेंसमेंट द एकेडमिक ईयर आर विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कि जब सेशन शुरू हो जाता है तो बच्चा एडमिशन नहीं लेता, अगर वो एडमिशन बाद में लेना चाहता है तो उससे एडमिशन दे दिया जाएगा, या जो एक स्पेसिफिक टाइम डिफाइन कर रखा है तो उसके अंदर भी उस बच्चे को एडमिशन दिया जा सकता है। मतलब स्पेसिफाइड टाइम, जैसे सितंबर तक कर सकते हैं आप एडमिशन, ठीक है, इस तरह से उसको एडमिशन के लिए नहीं रोका जाएगा। और एनी चाइल्ड एडमिटेड आफ्टर द एक्सटेंडेड पीरियड शैल कंप्लीट हिज स्टडीज इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर वो एडमिशन लेता है तो उसकी जो स्टडी है वो उसी तरह से करवाएगी जैसे जो गवर्नमेंट है वहाँ पर, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो उसे करवाती है। फिर है आर्टिकल सेक्शन 16। अब जो सेक्शन 16 है, पहले क्या था सेक्शन 16 में? प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सपल्शंस, कि नो चाइल्ड एडमिटेड इन ए स्कूल शैल बी हेल्ड बैक इन एनी स्कूल एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल टिल द कम्प्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कि कोई भी बच्चा है उसको किसी कक्षा में वापस नहीं रखा जा सकता या प्राथमिक शिक्षा से उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। लेकिन इसको अब 2019 में अमेंडमेंट इसमें लाया गया है। बाकी भी सर्वे होते हैं, उसमें यह आता था कि 8वीं के छात्र को 5वीं का गणित नहीं आता, 7वीं का छात्र 4वीं का पाठ नहीं पढ़ सकता। ये जो स्थिति आई, ये शिक्षा का बहुत खतरा पैदा हो गया और इसलिए अनेक राज्यों ने मांग की, 22 राज्यों ने लिखित मांग की 2013 में ही कि ये बदलना चाहिए और डिटेंशन का वापस लाना चाहिए। और इसलिए ये डिटेंशन का बिल वापस लाने के लिए ये बिल रखा है, प्रोविजन वापस लाने के लिए। और इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण है। पहले तो ये कि किसी भी छात्र को रोकने के लिए ये बिल नहीं है, लेकिन अध्ययन करें जो लर्निंग आउटकम्स है, जिसका उल्लेख 2009 के बिल में किया था लेकिन आज तक नहीं हुए थे। पिछले साल मोदी जी ने चूंकि गुजरात में लर्निंग आउटकम्स पर काम किया था तो उनका आग्रह था और इसलिए लर्निंग आउटकम्स हमने तैयार किए और लर्निंग आउटकम्स के आधार पर आज शिक्षा में हर वर्ष में, हर कक्षा में, हर विषय का क्या ज्ञान मिलना चाहिए, आना चाहिए छात्रों को, ये निश्चित हो गया, लिपिबद्ध हो गया, टीचर्स का भी ट्रेनिंग हो गया। लेकिन फिर भी परीक्षा का महत्व है और इसलिए हमने ये निर्णय किया कि 5वीं और 8वीं में परीक्षा होगी। पहली परीक्षा मार्च में होगी। जो स्टूडेंट फेल करेंगे उनको मई में पुनः अवसर मिलेगा। 2 महीने का अध्ययन करके वो खुदा बैठ सकते। वो अगर उसी में भी फेल होते हैं तो उस क्लास में रोकने की सुविधा है। लेकिन ये निर्णय हमने यहाँ से थोपा नहीं। एक कमेटी नियुक्त हुई थी, उसने ये सिफारिश की थी 2013 में। फिर हमने केप की मीटिंग की, फिर एक कमेटी नियुक्त की, उन्होंने सिफारिश की और तब तक 25 राज्यों ने ये कहा कि हमें परीक्षा लेकर डिटेंशन का अधिकार दो। लेकिन 3-4 राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु, केरल और चंद राज्य महाराष्ट्र या ऐसे राज्य थे कि जिनको अभी जो तरीका है वही ठीक लगता है, परीक्षा लेने का नहीं। तो इसलिए हमने सॉल्यूशन ये निकाला कि नाउ द डिसीजन विल बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। So state governments are empowered to take decision whether to detain or not to detain, whether to adopt this method or the earlier method.
ये राज्यों को अधिकार दिया है। तो इसलिए सभी राज्यों ने यूनानिमसली ये पास किया। फिर ये स्टैंडिंग कमेटी में गया। स्टैंडिंग कमेटी ने भी बहुत चर्चा के बाद इसको हाँ कहा और उसको पुरस्कृत किया। तो इसलिए इस पृष्ठभूमि में ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि आज शिक्षा की और खासकर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की क्वालिटी अगर सुधारनी है तो सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, इसके लिए ये कदम बेहतर जरूरी है। इसके लिए ये बिल रखा है। चर्चा का स्वागत है और सबके सुझावों को हम लिखित भी लेंगे और कहा। अब इस डिस्टेंशन जो एक्ट है उसका क्या मीनिंग है कि उसे जो 16 में दिया गया था कि पहले बच्चे को अब 5th और 8th में पास कर दिया जाता, लेकिन इस डिटेंशन एक्ट से क्या हुआ कि जो बच्चा अगर फेल होता है तो 2 महीने के बाद वो परीक्षा दे सकता है। और वो राज्य मतलब अगर वो दोबारा भी फेल हो जाता है तो ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे अगली क्लास में रखे या ना रखे। अब जो सेक्शन 17 है वो क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट टू चाइल्ड। नो चाइल्ड शैल बी सब्जेक्ट टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट, कि किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। ठीक है। अब सेक्शन 18 क्या कहता है, नो स्कूल टू बी इस्टेब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, कि एफिलिएशन के बगैर कोई भी जो स्कूल है वो अपना एफिलिएशन सर्टिफिकेट बगैर स्कूल नहीं चला सकता और उसकी जो मान्यता है वो छीन ली जाएगी। अगर उसकी मान्यता छीन ली जाती है, रिकॉग्निशन, शैल बी लिएबल टू फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़, तो उसके ऊपर 1 लाख रुपीज़ का फ़ाइन लगेगा। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशंस, अगर वो फिर भी वॉयलेशंस करता रहता है इसकी एक्ट की, टू ए फाइन ऑफ 10,000 रुपीज़ फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज, तो उसकी जो फाइन की पेनल्टी है 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगती रहेगी। अब आज हमने सेक्शन 18 तक पढ़ा है और हम अगले पार्ट में 19 से पढ़ेंगे। कि मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा।